अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटलन बिगिनर सीरीज। और आज की कॉटलन डेवलपमेंट की वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से कॉटलन के यूजर डिफाइंड फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। जो कि लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस क्रिएट किए थे, तो मैंने आपको बताया था फंक्शन क्रिएट करने का हमारे पास सिंटैक्स ये होता है, फन कीवर्ड आता है, उसके बाद फंक्शन नेम आता है और उसके बाद हमारे पास एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आता है जिसके अंदर बेसिकली हम डिक्लेयर करते हैं पैरामीटर्स या वो वैल्यूज जो फंक्शन को हम पास करेंगे, जहाँ आर्गूमेंट्स भी हम इनको कहते हैं, फंक्शन इन वैल्यूज को यूज करेगा। और हमने सम प्रिंट करवाया था। तो कॉटलन लैंग्वेज के अंदर कोई फंक्शन अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न करता है जिसको हम कहते हैं यूनिट। और यूनिट जो हमारे पास है वो एक डेटा टाइप आप कह सकते हैं कॉटलन लैंग्वेज के अंदर है। ये इक्विवेलेंट होती है वाइड के 100% इक्विवेलेंट तो नहीं होती, क्योंकि वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन कॉटलन लैंग्वेज के अंदर वाइड जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। यूनिट हमारे पास ये होती है कि कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं होती। जब कोई भी फंक्शन कॉटलन लैंग्वेज के अंदर कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं रिटर्न कर रहा होता या एक्सप्लिसिटली खुद रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहा होता, जैसा कि हम सम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, तो इंटरनली ऑटोमेटिकली वो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट टाइप। और यूनिट टाइप आपके पास ऑप्शनल होती है, आप इसको रिटर्न करवा भी सकते हैं और अगर आप इसको ना भी लिखें तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। कंपाइलर ऑटोमेटिकली यूनिट का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं यूनिट को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्लिसिटली हम खुद कैसे एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। उसके बाद जब मैं यूनिट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि यूनिट हमारे पास क्या है, किस तरीके से यूज होती है। सिंपली यूनिट हमारे पास ये चीज़ है कि जब भी कॉटलन के अंदर कोई भी फंक्शन जो है वो कोई मीनिंगफुल रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहा या कोई भी वैल्यू वो एक्सप्लिसिटली खुद रिटर्न नहीं करता, लाइक हमारा सम फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये इंटरनली ऑटोमेटिकली कंपाइलर इस मेथड से या ये मेथड हमारे पास एक्चुअली एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि यूनिट टाइप की है। और यूनिट टाइप के अंदर एक ही टाइप होती है यूनिट की। पर इसकी वजह ये कि ये जेनेरिक्स के साथ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होती थी जब हम वाइड को यूज़ करते थे, इसलिए यूनिट इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो पहले अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम खुद एक वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, फिर देखते हैं कि यूनिट कैसे काम करती है कॉटलन लैंग्वेज के अंदर। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिसीव करे लेकिन कोई काम करे, लेकिन उस काम को रिटर्न करवाए, यानी कि वो काम करके उसको सिर्फ प्रिंट ना करवाए, सम हो उसको अगर रिटर्न करवाए, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर यह है कि जो कॉपी हमारे पास वेरिएबल है इसको मैं रिमूव करूँगा। तो अगर हम इसी फंक्शन की बात करें, सपोज कर ले हम यहाँ पे ये करते हैं कि एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर ले, वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको कह दूंगा रिजल्ट और इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी num1 प्लस num2 से। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये फंक्शन बेसिकली ये जो वैल्यू है रिजल्ट वैल्यू ये इसको रिटर्न करवाए या फंक्शन से हमें कोई आउटपुट मिले, तो उसके इसको हम कहते हैं रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, या फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है। ये जो हमारे पास अगर हम इस चीज़ को रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, तो ये हमारे पास नो आर्गुमेंट फंक्शन है, ये यहाँ से कोई वैल्यू नहीं लेगा, सिंपल कोई काम करेगा। अगर हम इसको यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे हैं, इसका मतलब है फंक्शन कोई इनपुट ले रहा है और उसको प्रोसेस कर रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फंक्शन इनपुट भी ले, उसको प्रोसेस भी करे, लेकिन वो आउटपुट भी हमें दे, तो उसको हम कहते हैं रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, या इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में फंक्शंस रिटर्न टाइप, कि उस फंक्शन क्या आउटपुट रिटर्न करेगा। जो इनपुट टाइप है वो तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है, हम आउटपुट टाइप या फंक्शन की रिटर्न टाइप कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो कॉटलन लैंग्वेज के अंदर हम कुछ इस तरीके से करते हैं इसको कि जो हमारे पास यहाँ पे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है, जहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर आ रहे हैं, इसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे कॉलन और उसके बाद आप यहाँ पे डेटा टाइप करेंगे, लाइक मैं टाइप कर देता हूँ इंट, या ये फंक्शन हमारे पास डबल रिटर्न करेगा, डबल वैल्यू, तो मैं डबल टाइप कर दूंगा। अब कंपाइलर को ये पता है कि ये फंक्शन जो है, कंपाइलर एक्सपेक्ट करेगा कि ये फंक्शन जो है वो, ये तो उसको पता है कि दो वैल्यूज लेगा, लेकिन कुछ करके कंपाइलर को पता है एट दी एंड इस फंक्शन ने एक डबल वैल्यू रिटर्न करनी है। तो अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड इन अ फंक्शन विद द ब्लॉक बॉडी, के कंपाइलर हमें बता रहा है कॉटलन कंपाइलर के ये फंक्शन एक डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आपने टाइप नहीं की, तो कोई वैल्यू या रिजल्ट रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। ये हमारे पास कॉमन है तकरीबन हर एक लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पे जो वैल्यू हमने रिटर्न करवानी है रिजल्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो वैल्यू या वेरिएबल कोई भी चीज़ हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, ये इसकी टाइप हमारे पास डबल होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सपोज करें यहाँ पे मैं सिर्फ num1 की वैल्यू साइन करता हूँ तो ये इंटीजर हो गया हमारे पास, आपको हिंट भी नजर आ रहा है क्योंकि num1 इंटीजर है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपने देखा टाइप मिसमैच, जो आउटपुट मैंने लिखी है, जो रिटर्न टाइप है फंक्शन की वो डबल है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ रिजल्ट लिखा है। तो अगेन मैं अनडू करता हूँ। अब जो कि हमारे पास इंटीजर और डबल जैसे ही सम हुए तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इसको कास्ट कर दिया डबल के अंदर, ये रिजल्ट डबल है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ये हमारे पास आउटपुट होके जाएगी। अब अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को कैसे सेव करेंगे, यहाँ पे न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट का, और इसकी इक्वल साइन आएगा, तो आपके पास यहाँ पे जो सम की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी।
अब आपने देखा जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल साइन या असाइनमेंट ऑपरेटर टाइप किया तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली हिंट दे दिया मुझे डबल का, इंटेलिजेंट आइडिया ने, सॉरी। उसको कैसे पता चल गया कि इस रिजल्ट वेरिएबल की टाइप डबल है? क्योंकि उसको पता है ये जो फंक्शन हमने कॉल किया इसने जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो डबल टाइप की है, तो उसने यहाँ पे रिजल्ट के अंदर वो डबल दे दिया। और आप यहाँ पे आप प्रिंट लाइन कर दें और सिंपल रिजल्ट। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट पहले हमें मिल रही थी वो हमें यहाँ पे मिलेगी। आपने देखा रिजल्ट इज 23.5। तो ये हमारे पास है किस तरीके से हम वैल्यू रिटर्न करते हैं फ्रॉम कॉटलन फंक्शन। अब ये तो आपको समझ आ गई, आप डबल की बजाय स्ट्रिंग, इंटीजर कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं, जो भी वैल्यू आप चाहें। और इसका तरीकाकार ये होता है कि आप फंक्शन के अंदर कोई भी काम करने के बाद आप रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर आप रिजल्ट के ऊपर लेके जाएंगे कर्सर को तो आपको कंपाइलर एक वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं है वार्निंग है। वेरिएबल यूज्ड ओनली इन द फॉलोइंग रिटर्न एंड शुड बी इन लाइन। इन लाइन से मुराद ये है कि बजाय इसके कि आप एक सेपरेट वेरिएबल को एक लाइन के ऊपर क्रिएट करें और उसको सेपरेट रिटर्न करें, आप ये कर सकते हैं कि आप वेरिएबल को कंप्लीटली यहाँ से रिमूव करें और ये यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको भी रिमूव करें और सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें रिटर्न और इस लाइन को आप रिमूव कर दें। अब कंपाइलर खुद फिगर आउट करेगा कि इन दो नंबर्स को मैंने सम करना है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो आपको इसकी टाइप भी नजर आएगी, ये एक्सप्रेशन डबल रिटर्न करेगा और वेरिएबल क्रिएट करके इंटरनली खुद ही उसको रिटर्न करवा देगा हमें। और यहाँ पे ऊपर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप दोबारा रन करेंगे आउटपुट इज स्टिल द सेम, ये हमारे पास सेम रहेगी। तो ये हमारे पास होगा किस तरीके से हम एक वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी इस रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर आता हूँ जो जहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ वैल्यू, और अगर मैं इसके नीचे प्रिंट को यूज़ करता हूँ लाइक हेलो, तो अब हमारे पास अगर आप इसके ऊपर लेके आएंगे कर्सर तो आपको यहाँ पे हिंट नजर आ रहा है अनरीचेबल कोड। यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अनरीचेबल कोड का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे रन भी करेंगे एप्लीकेशन को तो आपके पास ये वाली जो प्रिंट लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि जब भी हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो जो प्रोग्राम का फ्लो होता है या कंट्रोल होता है, हम फंक्शन से बाहर चले जाते हैं, फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। ऑल्दो इसके नीचे हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास फंक्शन के अंदर जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आई तो फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मजीद आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बजाय इस तरह करने के बजाय मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ़ num1 इज़ लेस देन 10 रिटर्न -1.0, क्योंकि डबल हम रिटर्न कर रहे हैं। एल्स ब्लॉक के अंदर हम सिंपली जो है वो रिटर्न कर देंगे num1 प्लस num2। तो अब क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ एप्लीकेशन तो num1 अगर मेरे पास 10 से छोटा होगा तो मेरे पास -1 प्रिंट होकर मुझे मिलेगा, क्योंकि ये 10 से बड़ा है। तो अगर ये यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा तो मैं इसको रन करूँगा तो अब जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा -1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यूएट हो रही है, यहाँ पे इफ़ एक्सप्रेशन वैल्यूएट कर रहा है। अगेन अगर आप यहाँ पे 10 पास कर देंगे तो आपको नीचे वाली रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर मिलेगी। तो आप एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो आपके फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होती है जो एग्जीक्यूट हो सकती है। जब भी रिटर्न स्टेटमेंट हमारे पास आएगी उसके बाद जितने भी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होगी, स्टेटमेंट्स होंगी, आपकी सारी की सारी वो लाइंस कंपाइलर यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न का मतलब ये है कि कंपाइलर को हम ये बता रहे हैं कि इस फंक्शन से निकल जाओ और ये वाली वैल्यू रिटर्न कर दो। तो उससे आगे जितनी भी लाइंस होंगी कंपाइलर उनको कंपाइल नहीं करेगा या उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और जैसा कि हमने अपनी इफ एल्स वाली वीडियो के अंदर देखा था कि कॉटलन के अंदर इफ एल्स जो वो किसी एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करके रिटर्न भी करवा सकती है। तो आप यहाँ पे इफ एल्स के अंदर 2 रिटर्न यूज़ करने के बजाय इफ एल्स को एज अ रिटर्न एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। अगर आप इफ़ के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिटर्न शुड बी लिफ्टेड आउट ऑफ इफ़। अगर आप इंटेंशन एक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ आपके पास यहाँ पे ये लाइट बल्ब आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको नजर आ रहा है लिफ्ट रिटर्न आउट ऑफ इफ। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपने देखा रिटर्न आपके पास एक ही आ गया और यहाँ पे इफ एज ए एक्सप्रेशन यूज हो रही है। तो ये हमारे पास पावर इफ एल्स की कॉटलन के अंदर इफ चेक करेगी कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो वो ऑटोमेटिकली ये रिटर्न कर देगी, अदरवाइज वो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगी। तो मैं इसको यहाँ पे अंडू करता हूँ। तो जब हमें ये पता चल गया कि हम किस तरीके से एक एक्सप्लिसिटली खुद कोई भी वैल्यू रिटर्न करना चाहें वो कर सकते हैं, तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज कर ले हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज़ है ये रिमूव हो जाती है और यहाँ पे अगेन मैं यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट लाइन को num1 प्लस num2। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा और मैं डबल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लेकिन स्टिल ये फंक्शन हमारे पास एक टाइप रिटर्न करता है और वो टाइप अगर आपने गौर किया हो तो आपको पता चल जानी चाहिए। कैसे? यहाँ पे आप जो रिजल्ट हमें रिसीव हो रहा है इसके टाइप यहाँ से डबल से चेंज हो गया किस चीज़ के ऊपर? यूनिट हमारे पास एक टाइप है, ये क्लास है। जिस तरीके से इंटीजर होगी, स्ट्रिंग हो गया, करैक्टर हो गया, बुलियन हो गया, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करती हैं, सेम में यूनिट भी एक डेटा टाइप है, आप ये कह सकते हैं। एक हमारे पास टाइप है कॉटलिन के अंदर।
लेकिन अगर हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, यूनिट। तो कार्टलन के अंदर हर फंक्शन बाय डिफॉल्ट यूनिट वैल्यू रिटर्न करता है, तो आपको यूनिट टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली टाइप करना चाहें तो आप यहाँ पे यूनिट टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन कार्टलन आपको कंपाइलर यहाँ पे आपको बताएगा रिडंडेंट यूनिट रिटर्न टाइप, कि आप ये डुप्लीकेट कर रहे हो, मुझे खुद ही पता है कि ये फंक्शन रिटर्न यूनिट रिटर्न करेगा, क्योंकि इसने और तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये यूनिट ही रिटर्न करेगा, तो आप इसको रिमूव करो। तो आप इंटेंशन एक्शन से इसको यहाँ पे रिमूव कर देंगे। जब हम यूनिट को यहाँ पे इस तरीके से टाइप करते हैं यूनिट, तो हमें यहाँ पे नीचे जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे रिटर्न यूनिट। लेकिन यहाँ पे भी आपको कंपाइलर ने बता दिया कि रिडंडेंट यूनिट, आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से भी आप रिमूव कर देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट भी रिमूव कर दें और रिटर्न को भी यूनिट को भी रिमूव कर दें। तो यूनिट इज इक्विवेलेंट टू वॉइड। जिस तरीके से हमारे पास बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वॉइड होता है या जावा के अंदर वॉइड होता है, हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो हमें टाइप करना पड़ता है वॉइड, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो कार्टलन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास वॉइड टाइप की कोई चीज़ नहीं है। यूनिट एक डेटा टाइप है, ऑल्दो ये हमारे पास कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ समथिंग। वॉइड इज़ नथिंग एट ऑल। अगर हम वॉइड रिटर्न करते थे अपने फंक्शन से तो उसका मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन यूनिट का मतलब है कि ये फंक्शन कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं रिटर्न कर रहा, लेकिन इट इज़ रिटर्निंग समथिंग। अब बेशक वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अगर आप यहाँ पे रन करें एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास वेलकम टू कार्टलन फंक्शन और हमारे पास सम आ गया जो फंक्शन के अंदर से आया। लेकिन रिजल्ट के बजाय सिंपल हमारे पास कार्टलन डॉट यूनिट जो हमारे पास टाइप है, ये कार्टलन डॉट यूनिट के पैकेज से ये टाइप हमारे पास आ रही है, वो प्रिंट हो रही है। लेकिन स्टिल इट इज़ अ क्लास, इट इज़ अ डेटा टाइप। और इसकी खास रीज़न ये है कि जो हमारे पास जेनेरिक्स हम यूज़ करते हैं, अगर आपको जेनेरिक्स का पता हो, अगर नहीं पता तो आप इस पार्ट को स्किप कर दें, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जेनेरिक्स होते हैं जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वाइड काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था जो हमारे पास था बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या जावा के अंदर। तो कार्टलन के अंदर इसलिए यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि वो जो जेनेरिक्स होते हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंट हम यूज़ कर सकें। जब हम नेक्स्ट जेनेरिक्स के ऊपर जाएंगे कार्टलन लैंग्वेज के अंदर तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ये हमारे पास होगी यूनिट। अब थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, कार्टलन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक और क्लास है जिसको हम कहते हैं नथिंग क्लास। उस नथिंग क्लास को हम उस वक्त यूज़ करते हैं नॉर्मल, मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमारे पास मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, मेन की पैरेंथेसिस एंड हुई, हमारा जितना भी कोड है वो कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। इसके बाद हम 1 2 3 10 1000 जितने भी फंक्शन इस पैरेंथेसिस के अंदर कॉल करेंगे, कंपाइलर क्या करेगा, ये इट इज़ इक्विवेलेंट टू कि आप यहाँ से ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये सम की जगह पे उसने सम के ऊपर जो हमारे पास जितना भी कंट्रोल प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो था वो मेन से स्टार्ट हुआ, उसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की। तो जब वो यहाँ पे आया सम के ऊपर तो कंट्रोल यहाँ से जंप हो गया इस फंक्शन के ऊपर, उसने ये फंक्शन है कॉल किया, इसको वैल्यूज़ पास की, ये वाली 2 वैल्यूज़, और यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई। जब मैंने यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया तो इम्प्लिसिटली इंटरनली ऑटोमेटिकली यूनिट रिटर्न हो रही है, तो वो यहाँ पे गया, उसने वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवाई और फिर उसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की और वो टर्मिनेट हो गया। लेकिन हमारे पास कार्टलन लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ है कि हमें पता है कि हम एक ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिस फंक्शन से हमारा प्रोग्राम कभी रिटर्न नहीं हो सकता, कोई प्रोग्राम हमारा वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस फंक्शन के ऊपर हम किस तरीके से कार्टलन को बताएंगे कि इस फंक्शन के ऊपर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा या इस फंक्शन से हमारा प्रोग्राम बाहर नहीं आ सकता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड नथिंग क्लास। अगर आप यहाँ पे अगेन टाइप करते हैं हमारे पास कॉलन और यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं नथिंग को, और यहाँ पे आपको कंपाइलर ने ये वाला जितना भी कोड है ये आपको देखा, आपने इसने हाईलाइट कर दिया। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपने देखा अनरीचेबल कोड, अगर आप इसको रन भी करेंगे तो आपको वार्निंग मिलेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड इन अ फंक्शन विद द ब्लॉक बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नथिंग हमारे पास जिस तरीके से ऑटोमेटिकली इंटरनली यूनिट रिटर्न हो जाती है इस तरीके से नहीं होती। पहले नंबर पे तो ये है कि यूनिट के लिए हमें रिटर्न करनी पड़ती है कोई चीज़, और दूसरे नंबर पे ये है कि आपको यहाँ से समझ आ जाएगी कि इट इज़ अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल क्यों है? क्योंकि कंपाइलर को पता है कि ये नथिंग का मतलब ये है कि कभी भी हमारा प्रोग्राम इस फंक्शन से वापस जाएगा ही नहीं, वो इसी के अंदर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन प्रोग्राम हमारा इस फंक्शन से बाहर वापस नहीं जा सकता। तो नथिंग क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। इसको मैं कंप्लीट यहाँ पे नहीं करूँगा, ये कुछ टाइम बाद हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था। अब नथिंग हम सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेप्शन आनी ही आनी है। तो अगर हम यहाँ पे थ्रो करते हैं एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन सिंपली कह देता हूँ माई एक्सेप्शन। अगर आपको एक्सेप्शन का नहीं पता तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम करेंगे, सिंपली हमारे पास कोई एरर वगैरह अगर आए तो वो हम हैंडल करते हैं।
तो एक्सेप्शन बेसिकली एक ऐसा एरर होता है जो कंपाइल टाइम के ऊपर तो नहीं आता लेकिन रन टाइम के ऊपर आता है। तो हम इसको अगर रन करेंगे तो हमारे पास एक्सेप्शन आएगी। यहाँ पे आपने देखा हमारे पास इस लाइन के ऊपर और इस कॉलिंग लाइन के ऊपर एक्सेप्शन आ रही है, लेकिन स्टिल दिस इज अनरीचेबल कोड, क्योंकि कंपाइलर को पता है। अब क्यों कंपाइलर ने मुझे कंपाइल टाइम के ऊपर कोई एरर या वार्निंग नहीं दी? क्योंकि कंपाइलर को पता है कि ये फंक्शन अल्टीमेटली इसने एक्सेप्शन थ्रो करके, यानी कि इसने अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर टर्मिनेट होना है, इसने इस फंक्शन से बाहर नहीं जाना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास नथिंग क्लास के रिलेटेड। तो ये अगर आपको अभी समझ नहीं आई नथिंग की तो आप इसको बेशक स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ गई इट्स गुड थिंग, मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझा है। तो अगेन आप मैं बता देता हूँ कि नथिंग क्लास की आपको समझ आ गई जब हमारे पास कोई ये वाइड नहीं है, इंपॉर्टेंट है अगेन। ये जिस तरीके से जावा या बाकी लैंग्वेजेस के अंदर वाइड कीवर्ड होता है, ये वाइड कीवर्ड नहीं है। ये कंपाइलर को हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमारा कंट्रोल या प्रोग्राम जाएगा सम फंक्शन के अंदर, लेकिन सम फंक्शन के अंदर हम कुछ ऐसा काम करेंगे, बेशक कुछ करें ना करें, लेकिन कंपाइलर को हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास इस फंक्शन से हमारा प्रोग्राम कभी वापस नहीं होगा, वो उसके अंदर रहते हुए टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और वो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो करना है, उससे हमारे पास हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाता है। आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, और यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन भी आ रही है। यहाँ पे आपने देखा माई एक्सेप्शन कस्टम एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो ये मैसेज है बेसिकली जो मैंने टाइप किया ना, माई एक्सेप्शन, वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम नथिंग क्लास को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया अगर आप खुद अपनी कोई टाइप रिटर्न करना चाहते हैं, लाइक यहाँ से कोई वैल्यू सॉरी रिटर्न करना चाहते हैं, ये भी रिमूव हुई, ये भी रिमूव हुई, और उसके लिए आप टाइप कर सकते हैं रिटर्न कीवर्ड को, और उसके बाद आप टाइप करेंगे num1 प्लस num2 को। और अब चूंकि हमने दो वैल्यूज़ रिटर्न करनी है तो ये टाइप और ये वाली टाइप मैच करनी चाहिए। तो ये आपने देखा हमें डबल रिटर्न करती है, तो यहाँ पे जो टाइप है वो भी डबल होनी चाहिए। अब जैसे मैंने डबल की तो ये कोड अगेन जो हाईलाइट था वो हमारे पास रिमूव हो गया, इसकी टाइप डबल होगी, और ये हम कस्टम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो आपने देखा रिजल्ट मिल जाएगा। और थर्ड एंड लास्ट चीज़ हमारे पास ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, लाइक ये फंक्शन हमारे पास इस वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, बल्कि जिस तरीके से पहले उसको प्रिंट करवा रहा था ऐसे वो इसको प्रिंट करवाएगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनली एक यूनिट वैल्यू रिटर्न हो रही होती है, जो कि आपको यहाँ पे इस वेरिएबल की टाइप भी नजर आ रही है। अगर आप अगेन रन करेंगे तो आपको फंक्शन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है वो यूनिट आपको यूनिट क्लास मिलेगी। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है रिटर्न फंक्शन से डेटा रिटर्न करने के वाले से। तो अब हमने देख लिया, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंक्शन क्या होता है या कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, और फिर हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कैसे फंक्शन को इनपुट या पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स पास करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन से कोई भी आउटपुट ले सकते हैं या रिटर्न करवा सकते हैं कोई वैल्यू। और इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि यूनिट क्लास क्या होती है और नथिंग क्लास क्या होती है। इन दोनों को मैंने कंपेयर करके आपको बताया वाइड के साथ। तो अगर आप वाइड देखेंगे तो कॉटलन लैंग्वेज के अंदर वाइड टाइप की कोई चीज़ नहीं है। वाइड के इक्विवेलेंट कॉटलन के अंदर यूनिट है, लेकिन वाइड के सारे बेनिफिट यूनिट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वाइड की वजह से प्रॉब्लम आती थी हमारे पास, जैसे कि जेनेरिक्स के साथ काम करते हुए, वो नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं। कॉटलन ने उनको ओवरकम किया, और जितने भी हमारे पास यूनिट थे वो एक डेटा टाइप है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं जब हम जेनेरिक्स को यूज़ करेंगे। अगर अगेन आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम नेक्स्ट जेनेरिक्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास नथिंग क्लास होती है, वो बेसिकली कंपाइलर को ये बताती है कि कभी भी हमारा प्रोग्राम हमारे फंक्शन से रिटर्न या वापस नहीं होगा, वो विद इन द फंक्शन वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हम नथिंग क्लास को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप नेक्स्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।